गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं ना, वो यहाँ पर न्याय को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। उनका काम दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है। यहाँ पर ना देखो, पिछले कुछ समय से काफी क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे कि ये जो तीनों नए क्रिमिनल लॉस लाए गए हैं ये कुछ नहीं है बल्कि पुराने को ही आपने नया बना दिया। ठीक है, क्योंकि 75% तो सेम है। पर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उद्देश्य जो इन लॉस का है ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने वाले को जस्टिस प्रोवाइड करना है। दैट इज द मेन फोकस। प्लस एट द सेम टाइम एक क्रिटिसिज्म इनका ये भी अक्सर निकल के आया था कि किसी के साथ कुछ खास चर्चा नहीं हुई, कोई एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत नहीं हुई। पर यहाँ पर होम मिनिस्टर जी ने यह कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 4 साल से 3-4 साल से यहाँ पे अलग अलग तरह की यहाँ पे चर्चा हो रही थी। बहुत सारे ऐसे सुझाव थे जिनको समय के साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना था। अगर अभी भी कोई ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है इन लॉस के अंदर की बेहतर हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वो उनसे मिलके अकॉर्डिंगली उनको यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो कल से यानी कि 1 जुलाई से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब आने वाले समय में पता लगेगा कि एक्चुअल में इनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है एंड इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स निकल के सामने आते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 2 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, कल शाम को यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, राइट। एंड आई एम श्योर आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम क्लियर भी हुआ होगा। एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम ये नहीं क्लियर कर पाए। देखो, जिनका तो एग्जाम क्लियर हो गया उनको मैं जस्ट इतना ही बोलना चाहूंगा कि देखो, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप बिल्कुल भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। दिस इज द टाइम। ठीक है, लगभग 75 डेज है। मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ दी 75 डेज ताकि आप अपने मेंस के लिए पूरी तरह से रेडी हो पाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने, देखो कल मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। देखो, अगर आप मेरे तक रीच आउट करना चाहते हैं तो आप मेरे ना टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप कमेंट डाल दीजिएगा जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी, फिर मैं आपको वहां पे रीच आउट कर लूंगा, आपको किसी भी अगर हेल्प की जरूरत होती है। ठीक है, उसी तरह से देखो, जो बच्चे इस बार एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो थिंग्स आपने सोची थी, जो आपके दिमाग में प्लान था, वो उस हिसाब से वर्क नहीं कर पाया है। ठीक है, ऐसे टाइम में हर इंसान देखो डिसअपॉइंटेड थोड़ा बहुत होता ही है एंड इट इज नॉर्मल टू से सो। पर देखो, पॉइंट ये है कि लाइफ में हर पर्सन को कुछ ना कुछ सेटबैक फेस होते ही हैं। अब उन सेटबैक को हम कैसे उनके रिगार्डिंग रिएक्ट करते हैं, कैसे उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दिस इज समथिंग विच एक्चुअली डिफाइंस अस एज अ पर्सन। ठीक है, तो अपनी जो गलतियां हुई या जो अपना जो नहीं हम क्लियर कर पाए, उसके बारे में एक बार डेफिनेटली आप सोचिएगा, पर बहुत लंबा भी सोचने की जरूरत नहीं है। इस एक्सपीरियंस को एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह आप यूज कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम मैं जैसा हमेशा से कहता भी आया हूँ, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय होता है ना, ये प्योरली एंड प्योरली आपका मतलब मोस्टली आपका मेंस की तैयारी करने का ही समय होता है। क्योंकि देखो, जब अगले साल आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से मेंस रेडी हो। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचो यार मैं एथिक्स, मेरा सर इतना बचा है, ऑप्शन इतना बचा है। दैट शुड नॉट बी द केस। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्लियर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। आगे की लड़ाई अभी और भी है, तो उसके लिए डट जाइएगा। जिन लोगों का नहीं क्लियर हुआ है, आपकी जो सक्सेस है सिर्फ डिले हुई है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी है कि जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ है, डेफिनेटली वो हमारे सृजन इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये बिल्कुल फ्री है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना सीएससी प्रीलिम्स 2024 यहाँ पे क्लियर किया है। पिछले साल बहुत सारे बच्चे थे, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, जो क्लियर करे थे यूजिंग दिस सीजन मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हो। ठीक है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप यहाँ पे भी एनरोल करके हमारे डेली आंसर राइटिंग, पर्सनलाइज मेंटरशिप एंड मेंस टेस्ट सीरीज का यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेनिंगो एनसेफलाइटिस के बारे में। देखो, अगर आप रेगुलरली प्रीलिम बूस्टर फॉलो कर रहे हो ना, तो हमने काफी टाइम पहले ये टॉपिक भी डिस्कस किया था। एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पर ना एक बच्ची की हमें डेथ देखने को मिली है। कुन्नूर से बच्ची थी। ठीक है, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है कोഴിकोड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी जो डेथ हुई वो अमीबिक मेनिंगो एनसेफलाइटिस की वजह से हुई है। ये एक तरह की ब्रेन की इन्फेक्शन आपको देखने को मिल जाती है। बहुत ही रेयर होती है पर बहुत ही डेडली हमें देखने को मिलती है। एंड ये होती है नाइगेलरी फॉलरी के द्वारा। अब ये क्या है? ये एक अमीबा है। ठीक है, फ्री लिविंग सिंगल सेल्ड अमीबा जो कि
आपकी ब्रेन इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं पैम के नाम से, प्राइमरी अमेबिक मेनिंगो एंसेफ्लाइटिस। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ना पिक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, कई बार कोई इंसान लेट से कहीं पानी वाली जगह गया, लेट से स्विमिंग पूल गया। अगर देखो वो स्विमिंग पूल ऐसा है जहां पर प्रॉपर चीजें मेंटेन नहीं है, या जो पानी है वो गंदा पानी है, या पानी का लो क्लोरीन लेवल है, अगर ये सब चीजें होंगी ना, और सिर्फ आपका स्विमिंग पूल ही नहीं, आपका लेक, आपका रिवर, आपका कोई सर्फिंग पार्क हो गया, कोई भी रिक्रिएशनल एरिया जहां पर प्रॉपर चीजें मेंटेन नहीं है, वहां पर अमीबा ये ग्रो कर जाता है। ठीक है। और एक्चुअल में आजकल जैसे गर्मी भी बहुत है, तो जो वार्म फ्रेश वाटर होता है ना, वहां पर ये ज्यादा ग्रो करता है। राइट, फिर क्या होगा, ये अकॉर्डिंगली आपके नोज के थ्रू आपके ब्रेन तक यहाँ पे पहुंच जाएगा, एंड फिर ब्रेन की इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिससे यहाँ पर उस पर्सन की फिर रेयर केसेस के अंदर यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। इसी चीज को यहाँ पे हम ये चीज बोलते हैं। यही मैं आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस कर रहा था कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। इसके बारे में हमने समझ लिया इस अमीबा के बारे में। इसके सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक हो सकता है, फीवर हो गया, नौशिया, वॉमिटिंग हो गया, कुछ केसेस में देखो सीजर्स हो गया, कई बार कंफ्यूजन होना, हेलुसिनेशन होना, एंड इन द एंड पर्सन कोमा में भी जा सकते हैं, जिसके बाद उसकी यहाँ पे डेथ भी देखने को मिल जाती है। ऐसा बताया जाता है कि सिम्टम्स के 1 से 18 दिन के बाद कहीं ना कहीं पर्सन की यहाँ पे डेथ देखने को मिल जाती है। ठीक है, कई बार सिम्टम्स आने में भी कई बार टाइम लगता है, पर जब ये सिम्टम्स आते हैं ना, तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे केसेस में हमारे पास कोई प्रॉपर डेफिनेटेड ट्रीटमेंट तो नहीं है इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, पर हाँ, हम यहाँ पर कुछ मेडिकेशन के माध्यम से चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्फोटेरेसिन बी हो गया, अजिथ्रोमाइसिन हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया, और बहुत सारी आपकी यहाँ पे मेडिकेशंस के नाम आप यहाँ पे देख पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज बायोमास ब्रिकेट्स। ये क्या टॉपिक है सर? देखो, आप लोग ब्रिक्स के बारे में सुनते हो, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आपको ब्रिकेट्स देखने को मिल जाती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कई बार आप लोगों ने काऊ डंग से जो पाथियां बनती हैं, उनको आपने देखा होगा, उपले आप कह सकते हो, राइट? तो वो भी क्या होते हैं, वो भी एक तरह के फ्यूल ऑल्टरनेटिव होते हैं, बिल्कुल। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे पास ना अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्लॉक्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर कुछ रेजिड्यू हो गया, फॉरेस्ट्री वेस्ट हो गया, या इंडस्ट्रियल बायो प्रोडक्ट हो गया। इनको यूज करके भी ना हम इस तरह की बायोमास ब्रिकेट्स बना सकते हैं। तो जो ब्रिकेट्स वर्ड है वो दरअसल ब्रिक्स से ही आया है, समझ गए? अब ये जो बायोमास ब्रिकेट्स होंगी, इनको आप फिर यूज कर पाओगे किस पर्पस के लिए? इनको हीटिंग के लिए यूज कर पाओगे, कुकिंग फ्यूल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ये सब पर्पस के लिए यूज कर पाओगे। आप कहोगे सर इनका फायदा क्या? अरे फायदा उन देशों के अंदर है जहां पर आपके ना जो ट्रेडिशनल फ्यूल सोर्सेज हैं वो नहीं होते, तो वहां पर जो बायोमास ब्रिकेट्स हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर सकती हैं। चाहे वो गर्मी दिलाने के लिए हो गया, फ्यूल कुक करने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट करने के लिए। अब इंडिया में अगर हम बात करें ना, तो इंडिया के अंदर बायोमास अच्छा खासा देखने को मिलता है। ऐसा बताया जाता है पावर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के द्वारा कि लगभग 750 मिलियन टन एनुअली हमारे पास यहाँ पे बायोमास हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि ज्यादातर कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर के लेफ्ट ओवर से। पर आपके दिमाग में फिर भी आएगा सर इसका फायदा क्या हुआ? देखो, मैंने आपको जैसे एक चीज बताई, यहाँ पर एग्रीकल्चर रेजिड्यू मेजरली यूज हो रहा है ना? अब एग्रीकल्चर रेजिड्यू अगर मान लो आप किसी और जगह पे नहीं यूज कर रहे, तो रेजिड्यू है वो पड़ा रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली अपने आप वो डिकम्पोज होगा, जिससे कहीं ना कहीं मीथेन रिलीज होती है एटमोस्फेयर के अंदर। पर अगर आपने इस पर्टिकुलर रेसिड्यू को यहाँ पे किसी अच्छे काम के लिए यूज कर लिया, तो कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी मदद मिलती है, एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर मदद मिलती है। प्लस एट द सेम टाइम ये जो बायोमास होते हैं वो फॉसिल फ्यूल की तरह नहीं होते, उनसे काफी अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि बायोमास जो होंगे आपके वो कार्बन न्यूट्रल होंगे। जब इनको बर्न किया जाएगा तो एडिशनल कोई कार्बन डाइऑक्साइड भी बर्न नहीं करेंगे। इससे भी आपका जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है वो कम हो पाएंगी। साथ ही साथ अगर हम नोटिस करेंगे ना, यहाँ पर ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, क्योंकि देखो इनको सारा प्रोडक्शन करना, ये सारी चीजें, बायोमास ब्रिकेट प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह लगेंगे, उसके अंदर यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। एंड आपके जो दूसरे फ्यूल्स हैं जिनको कई बार आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, उनके ऊपर आपकी रिलायंस भी कम हो जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम आपको ना ये लोकली ही मिल जाएंगे डिसेंट्रलाइज मैनर के अंदर। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये सप्लाई चेन रेजिलियंस यहाँ पे है, क्योंकि देखो कुछ भी डिसरप्शन होता है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गया, उसका इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, पर बाकी चीजों का अक्सर पड़ जाता है जब हम कहीं ना कहीं एक्सटर्नली डिपेंडेंट होते हैं। पर यहाँ तो बिल्कुल सारी चीजें यहाँ पे लोकली ही सोर्स करी जा रही हैं। तो ये सभी फायदे हमें आज के समय बायोमास ब्रिकेट्स के देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है AIPI के बारे में। AIPI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द
टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे एज वेल एज द फ्यूचर। हमेशा मैंने ये आप लोगों के साथ बात शेयर भी करी है। अब ऐसे केस के अंदर ना हमारे जो अलग अलग देश हैं वो कितना तैयार हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, इसी के रिगार्डिंग आईएमएफ ने यहाँ पे एक डैशबोर्ड रिलीज किया है। क्या है डैशबोर्ड का नाम? AIPI। ध्यान रखने वाली बात क्या है? दिस हैज बीन रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। IMF के बारे में तो आप जानते होंगे। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना एआई की रेडनेस को चेक करने के लिए 4 एरियाज देखे गए हैं। एक है भैया क्या उस कंट्री में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है, ह्यूमन कैपिटल एंड आपकी लेबर मार्केट पॉलिसीज कैसी है, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसा है, एंड रेगुलेशन और एथिक्स के लिए यहाँ पे उनके पास कंट्रीज के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इस पर्टिकुलर चीजों के रिगार्डिंग यहाँ पर 174 देशों को यहाँ पे उनकी रेडीनेस को कितना उनका प्रिपेयर्डनेस है ये चीजें असेस करी गई। ठीक है। और क्लासिफिकेशन था ना वो 3 तरह की कैटेगरीज में करा गया। एक आपके एडवांस इकोनॉमीज हो गया जैसे यूएस वगैरह हो गया, आपकी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हो गया जैसे अगर मैं बात करूं भारत देश की, राइट। एंड उसी तरह से आपकी जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं उनको तीसरी कैटेगरी में यहाँ पे इस तरह से कैटेगराइज किया गया अलग अलग कैटेगरीज में। इंडिया की अगर हम बात करें ना तो इंडिया का जो रैंक था वो 72 आया आउट ऑफ दीज 174 कंट्रीज। एंड इंडिया की रेटिंग थी 0.49 कि इंडिया ठीक कर रहा है पर हमें और बेहतर करना है। सिंगापुर टॉप के ऊपर था, डेनमार्क सेकंड के ऊपर, यूएसए आपके थर्ड नंबर के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो इन कंट्रीज में एआई के लिए सारी चीजें, मतलब सारी चीजें नहीं बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ह्यूमन कैपिटल हो, प्रॉपर पॉलिसीज हो, इनोवेशन हो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, ये सब चीजें। ऑन द अदर हैंड आप नोटिस करोगे चाइना का जो रैंक है वो 31st है। बाकी और रैंक भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक रहेगा रेल लिंक फॉर चाबार जाहिदान। आप लोग यहाँ पे ना चाबार पोर्ट की यहाँ पे लोकेशन देख पाओगे, ये यहाँ पे इधर फोकस करना, ये रहा। यहाँ पे आपका चाबार पोर्ट देखने को मिलता है। आप ध्यान में रखना है यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलता है। आगे जाके यहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आ जाएगा एंड फिर आगे जाके ना आपका यहाँ पे पर्शियन गल्फ आता है। पर आपको ध्यान पता क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब मैं बात कर रहा हूँ चाबार पोर्ट की, दिस कम्स इन गल्फ ऑफ ओमान रीजन। ठीक है। और ईरान का ये एकमात्र ऐसा पोर्ट है जिसका डायरेक्ट एक्सेस है इंडियन ओशन का, और ये गवादर पोर्ट के काफी ज्यादा नजदीक देखने को मिल जाएगा। जो आपका चाबार पोर्ट है ना वो 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। एक है आपका शहीद बेहस्ती, एक है आपका शहीद कालंथाई। अब इंडिया और ईरान क्या कर रहे हैं? इंडिया और ईरान प्लान कर रहे हैं कि नया रेल कनेक्टिविटी रूट बने, कहां से? चाहबार से लेकर आपका जो जाहिदान यहाँ पे। ठीक है। आगे जाके डेफिनेटली कनेक्ट हो जाता है जरांज के साथ, फिर आगे दिलाराम वगैरह, काबुल वगैरह हो गया। पर यहाँ पर ना हम यहाँ पे ईरान के अंदर ही ये जाहिदान टू आपका जो चाबार पोर्ट है इसके रेल कनेक्टिविटी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी बन पाए। एंड इसके माध्यम से क्या हो पाएगा? हम यहाँ पर अकॉर्डिंगली अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, इसके अकॉर्डिंग काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। एंड INSTC की जब हम बात करते हैं ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट बन जाता है। क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो INSTC के माध्यम से आप ये ना ऑल्टरनेट रूट यूज करते हो आप रशिया को कनेक्ट करने के लिए। तो जो दूसरा स्टैंडर्ड रूट था उससे अपने आप में काफी ज्यादा छोटा है, जिससे कहीं ना कहीं आपके टाइम की एंड आपके फ्यूल की सेविंग्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से INSTC बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड उसमें ईरान के चाबार पोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि यही हमारा डायरेक्ट रूट बन जाता है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को, ये हमारे इंडियन आर्मी के 30th चीफ यहाँ पे बन चुके हैं। जब मैं बात करता हूं ना आर्मी चीफ की, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ही इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, जिनको अपॉइंट किया जाता है बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। देखो जब हम बात करते हैं ना कैबिनेट कमेटीज की, तो आप जानते होंगे कि इंडिया में यहाँ पे आज के समय 8 कैबिनेट कमेटीज देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप लोग कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पढ़ते हो जब हम बात करते हैं MSP के आपके अप्रूवल की, उसी तरह से आपके कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आप लोगों ने सुना होगा। इसी तरह से नई कुछ आपकी बनी थी जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग हो गया। उसी तरह से ना टोटल 8 इस तरह से आपको कैबिनेट कमेटी देखने को मिल जाएंगी। उनमें से एक है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। इस कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट के अंदर ना आपके प्राइम मिनिस्टर जी और आपके होम मिनिस्टर जी, ये 2 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंस आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट करनी हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अपॉइंटमेंट करती हो, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट है ना, ये कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ही करता है। समझ गए इस बात को? तो यहाँ पर जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी की अपॉइंटमेंट करी गई है ना, दरअसल में उनको भी अपॉइंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा ही करा गया है। ये आर्मी हेड की तरह काम करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रॉपर एडवाइस देते हैं
एंड एक तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर की तरह यहाँ पे काम करते हैं। ध्यान रखना कि इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल तक का होता है, एंड या फिर जो एज होती है वो 62 ईयर्स होती है। जो भी पहले हो जाएगा अकॉर्डिंगली यहाँ पे उस समय इनकी रिटायरमेंट हो जाती है। अगला बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक दैट इज प्राइड मंथ। देखो अभी पिछला महीना जो अभी कंप्लीट हुआ वो था जून मंथ था। अब जून मंथ को ना गे प्राइड मंथ के रूप के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर। यहाँ पर ना इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। एक्चुअल में क्या हुआ था 1960s के अंदर ना, यहाँ पर ना न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक स्टोन वॉल इन है, वहां पर रॉयट्स हुए थे। अब यहाँ पर ये रॉयट्स क्यों हुए थे? क्योंकि कुछ लोग ना वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे जब रॉयट्स हुए तो इस वजह से हर साल उस चीज को कॉमरेट करने के लिए 1994 ऑनवर्ड्स यहाँ पर जून मंथ को ना ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाने लगा एज LGBTQ+ प्राइड मंथ, ताकि उनके जो भी राइट्स हैं उनको यहाँ पे उनको मिल पाए। दुनिया भर में यहाँ पे इनकी जो कम्युनिटी है उसको यहाँ पे एक पुश मिल पाए एंड लोग एक्नॉलेज करें कि हाँ इनका कंट्रीब्यूशन भी है एंड प्लस इनको भी यहाँ पे प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, अक्सर सोशल एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो लोगों को भी ना इनके बारे में थोड़ा आइडिया लगे, जानकारी मिले, इसलिए जून मंथ को एज प्राइड मंथ मनाया जाता है। ये US हो गया, UK हो गया, कनाडा, इनके अंदर तो बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है। बाकी और जगह भी इसको ऑब्जर्व काफी हद तक किया जाता है। ठीक है, तो 1994 के अंदर स्टार्ट हुआ था इन US से, हालांकि राइट्स जो हुए थे वो 1960s के अंदर हुए थे। तो ये थे कुछ टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करने थे। आज का आपका होमवर्क, पहली बात तो जो PYQs हैं उनमें आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ये UPSC ने साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो एंड मुझे कमेंट्स में आंसर बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपका वाटर पेपर के रिगार्डिंग है। देखो इस बार की जो ज्योग्राफी है काफी आसान आई थी, ठीक है ना, और इनफैक्ट ज्यादातर क्वेश्चन मैंने नोटिस किया ज्योग्राफी के आपके NCERT बुक से ही सॉल्व हो सकते थे। राइट, तो आप डेफिनेटली देखो जिन जिन टॉपिक जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये तो NCERT से आपके काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इनकी NCERTs आपको डेफिनेटली मिस नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स भी मिस कर रहे हो ना तो आप प्रिपरेशन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ये आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली आप बताइएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था TFR के बारे में। अब देखो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप मिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं मिस कर सकते सर? अरे क्योंकि पहली बात तो चलो ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, इकोनॉमी में भी पढ़ते हो, करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है बात। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार बात करी है 2.1 रिप्लेसमेंट रेट के बारे में। भूल गए क्या ये बात को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो आप मिस नहीं कर सकते। होता क्या है TFR का अर्थ होता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमन ओवर हर लाइफ टाइम। इस चीज को यहाँ पे बोला जाता है एंड यही आपकी चीज ऑप्शन नंबर D में दी भी गई है ना। अक्सर हम बात करते हैं ना इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में कि रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1, अगर पॉपुलेशन स्टेबलाइज चाहिए तो 2.1 होना चाहिए। तो ये तो बहुत बार हम डिस्कस करते हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, इवन सोशल जस्टिस में भी आप ये चीजें पढ़ते हो। तो ये इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। तो काफी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में इजी भी आते हैं, जैसे ये TFR वाला भी था, या ये जो आप होमवर्क मुझे बताओगे वाटर पेपर वाला, ये भी आसान क्वेश्चन है। ऑलरेडी UPSC ने PYQ में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन UPSC ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आसान थे, तो डेफिनेटली आपको मिस नहीं करने थे ऐसे आसान क्वेश्चन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, ये गंगा रिवर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, और ये भी UPSC का PYQ ही है। थोड़ा पुराना है, 10-12 साल पहले पूछा था, बट ठीक है। गंगा रिवर के बारे में आप अक्सर पढ़ते भी रहते हो, कई बार मैप्स वगैरह भी देखते रहते हो, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पे आपकी कोसी रिवर हो गया, गंडक हो गया, गागरा हो गया, गोमती हो गया, ये भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही होते हैं। की ट्रिब्यूटरीज, थोड़ा सा उनकी मैपिंग, एक आइडिया होगा ना चीजों का, तो पता पता लग पाएगा। एंड ऊपर से अगर हम बात करें ना, देखो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगना भी चाहिए था। हम अक्सर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कोसी कोसी की बात करते हैं, तो आपको इतना तो आइडिया होगा ना, वेस्ट टू ईस्ट में जो कोसी रिवर है थोड़ा ईस्टर्न साइड पे ही आना चाहिए। तो यहाँ से भी आप एटलीस्ट C और D तो एलिमिनेट कर सकते थे। भाई कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हुई हो घाघरा और गोमती के अंदर, बट ठीक है, आपका जो यहाँ पे सही आंसर था वो ऑप्शन B ही बनेगा। आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे आपका गोमती, ठीक है, घाघर, आपका गंडक और कोसी, इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आज का आपका होमवर्क ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगी, इनको आप पढ़ सकते हो एंड मुझे कमेंट्स के नीचे आंसर इनका बताइएगा। कल जो मैंने होमवर्क दिया था, देखो बात करें अगर इंटरनेशनल सोलर लाइंस की, तो यहाँ पे USA नहीं था, यहाँ पे हमारे साथ फ्रांस था, तो इसलिए पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बोलिविया का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको उरुग्वे नहीं बल्कि पैराग्वे आपको देखने को मिल जाता है, तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट है। FATF आपका 1989 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, तो तीसरा स्टेटमेंट आपकी ईयर की वजह से इनकरेक्ट हो जाएगा। चन्नकेश्वर टेम्पल आपका तमिलनाडु के अंदर नहीं, आपका कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
PWOnlyIAS ऑफिशियल पर जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।